यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। ये मॉडल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फुल सॉल्यूशन के साथ है। फुल सॉल्यूशन के साथ है, पूरा सॉल्यूशन आपको समझाएंगे कि कैसे लिखें, किस प्रश्न में कितना आंसर लिखें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आवृत बीजी पादपों के पुष्प के नर जननांग को कहा जाता है। जो पुष्प का नर जनन अंग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग या एंड्रोसियम कहा जाता है। पुमंग कहते हैं या फिर एंड्रोसियम कहा जाता है। और जो मादा जनन अंग है ये जायांग या गायनोसियम होता है। मादा जननांग क्या होता है? जायांग या गायनोसियम होता है। और जायांग को ही स्त्री केसर भी कहा जाता है। फिर अगला है, नर पक्षी होता है। जो पक्षी होते हैं, पक्षी में लिंग निर्धारण जो होता है, लिंग निर्धारण जो होता है, इसमें नर में जेड जेड गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो मादा होती है, मादा में जेड डब्ल्यू पाए जाते हैं। देखिए, जो नर है इसमें समान युग्मक पाए जाते हैं, इसलिए ये समयुग्मकी हुआ। नर क्या है? समयुग्मकी हुआ। जो मादा है इसमें असमान युग्मक पाए जाते हैं, एक जेड है तो एक डब्ल्यू है, इसलिए जो मादा होती है मादा विषम युग्मकी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीनी इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग कहाँ होता है? या जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बेकरी में, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में, इंसुलिन के निर्माण में, इनमें से सभी। तो आंसर से होगा इनमें से सभी में होता है। अगला क्वेश्चन है, अमर वेल होती है। तो देखिए, जो अमर वेल है ये तने पर पूर्ण परजीवी होती है। नेक्स्ट है, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। देखिए, जो टर्नर सिंड्रोम है ये मुख्यतः ऐसी स्त्रियां होती हैं जो बंध्य होती हैं। बंध्य स्त्रियों में होता है टर्नर सिंड्रोम। और इसमें होता क्या है, जो स्त्री होती है उसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं स्त्री में, लेकिन जिनको टर्नर सिंड्रोम हो जाता है तो उनमें क्या है, X की जगह पर एक X तो बचता है लेकिन दूसरा वाला 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसलिए इसमें 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें होता वास्तव में क्या है, तो नर में वृषण जो होते हैं ये अविकसित हो जाते हैं और स्तन बन जाते हैं। जो नर होते हैं, नर में स्तन विकसित हो जाते हैं और जो वृषण होते हैं वो अविकसित हो जाते हैं। और ऐसे ही जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें स्त्रियां बंध्य होती हैं, यानी पुरुषों जैसे लक्षण आ जाते हैं। तो एक तरह से जो किन्नर होते हैं वो इनमें होता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है। देखिए, 1 नंबर का आंसर है, तो इसमें थोड़ा सा लिखना है आपको, एक लाइन का। लीडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। जो लीडिंग कोशिकाएं हैं ये वृषण में पाई जाती हैं। जो हमारा वृषण है या जो टेस्टिस होती है, इस टेस्टिस में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं लीडिंग कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। और इन्हीं कोशिकाओं से नर हार्मोन स्रावित होता है। नर हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों और जो जनन ग्रंथियां होती हैं उनको प्रभावित करता है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हैं? तो जैसे दाढ़ी मूंछ का आना है, कंधे चौड़े होना है, आवाज भारी होना है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, अनिषेक फलन क्या है? चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखें और कितना लिखें। तो देखिए, 2 का गा है, 1 ही नंबर का है, तो आपको थोड़ा सा लिख देना है परिभाषा केवल। जब पौधों में निषेचन के बिना ही अंडाशय से फल बन जाए तो इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी जो निषेचन है, जो फर्टिलाइजेशन है, ये ना हो और फल का विकास हो जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन कहा जाता है। बिना निषेचन के फल बनना ही अनिषेक फलन है। सीधी सी परिभाषा है। तो बड़ा थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जब पौधों में निषेचन के बिना ही अंडाशय से फल बन जाता है तो इसी क्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रेषक RNA को यह नाम किसने दिया था?
जो प्रेषक आरएनए है, इसको यह नाम किसने दिया था? तो देखिए इसमें आंसर लिखेंगे प्रेषक अर्थात संदेशवाहक, चाहे प्रेषक कहो चाहे संदेशवाहक कहो, या फिर आप दूत भी कह सकते हो, दूत आरएनए। तो प्रेषक आरएनए या संदेशवाहक आरएनए या दूत आरएनए को यह नाम जैकब और मोनॉड ने दिया था। जैकब और मोनॉड ने, इतना लिख देंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सहोपकारिता की परिभाषा लिखिए। देखिए 1 नंबर का ये भी है, तो थोड़ा सा आपको लिखना है परिभाषा केवल। तो सहोपकारिता की परिभाषा कैसे लिखेंगे? 2 जातियों के जीवों के बीच की ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें दोनों सहभागी समान रूप से लाभान्वित होते हैं और आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, उसे सहोपकारिता कहा जाता है। मतलब ये हुआ, कोई 2 जीवधारी हैं, 2 जातियों के जीव हैं, आपस में ये मिलकर कार्य करते हैं, और चाहे वो आवास बनाने के लिए हो, भोजन बनाने के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों को समान रूप से लाभ होता है, उसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 का पहला, अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए ये 2 नंबर का है, उत्तर संख्या आप 3 डालेंगे स्पष्ट रूप से। 3 का इधर डाल दीजिए, आप यहां भी चाहे तो 3 का डाल सकते हैं, और हेडिंग डालेंगे अपूर्ण प्रभाविता, क्योंकि अब 2 नंबर का है तो आप हेडिंग बढ़िया से डाल लीजिए और शब्दों से शब्दों के बीच में दूरी बराबर रखिएगा। अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर जीवों का लक्षण रूप दोनों समयुग्मजीव जनकों से नहीं मिलता है। जो F1 संकर जीव बनता है, प्रथम पीढ़ी बनती है, उसमें जो लक्षण रूप है वो दोनों समयुग्मजीव जनक से नहीं मिलता है, P1 से नहीं मिलता है, अपितु दोनों के बीच का होता है। यही अपूर्ण प्रभाविता का नियम है और इसकी खोज सन 1903 में कार्ल कोरेंस ने की थी। अब देखिए कहा गया था इसमें उदाहरण भी बताइए, तो लेंगे यहां पर एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प लेंगे। लाल पुष्प को कैपिटल आर, सफेद पुष्प को स्मॉल आर लिखा गया है। यहां क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाने पर गुलाबी पुष्प पैदा होता है। तो यही चीज कही गई थी कि F1 पीढ़ी में जो संकर का लक्षण प्रारूप आया है, ये दोनों समयुग्मजीव जनकों से नहीं मिलता, ना तो इससे मिल रहा है ना तो इससे मिल रहा है। ये जनक हैं, इनसे नहीं मिल रहा, P1 पीढ़ी से नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर लाल था, लाल भी नहीं है, यहाँ पर सफेद था, यहाँ पर सफेद भी नहीं, गुलाबी पैदा हुआ, तो ये नहीं मिलता, अपितु दोनों के बीच का होता है कहा गया है। यही अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। अब यहाँ पर स्वपरागण कराया गया। कार्ल कोरेंस ने क्या किया कि अब इनके बीच में स्वपरागण करा दिया, और स्वपरागण कराने पर दूसरी पीढ़ी में लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्प प्राप्त होते हैं। यानी कि 1:2:1 के अनुपात में पुष्प प्राप्त होते हैं। तो देखिए इस तरह से आप इसको समझा भी देंगे कि गुलाबांस में, देखिए जो कार्ल कोरेंस थे उन्होंने गुलाबांस के पुष्प पर किया था प्रयोग ये, तो गुलाबांस में लाल पुष्प और सफेद पुष्प में दोनों में क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प होते हैं। इसके बाद गुलाबी पुष्प वाले F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी तथा सफेद पुष्प प्राप्त होते हैं। ये देखिए, और इनका अनुपात क्या होता है? 1:2:1 के अनुपात में बनते हैं। इस तरह से अपूर्ण प्रभाविता की परिभाषा और उदाहरण दोनों हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए। अनुलेखन किसे कहते हैं? आइए इसको देखते हैं कि कितना लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। देखिए उत्तर संख्या 3 का खा डालेंगे। आप 3 का खा यहां भी डाल सकते हो, स्पष्ट रूप से एग्जामिनर को दिखना चाहिए, और हेडिंग डालेंगे अनुलेखन। फिर लिखेंगे डीएनए में GCAT लिप में आबद्ध प्रोटीन, G मतलब ग्वानिन, C मतलब साइटोसिन, A मतलब एडेनिन, थाइमिन, लिप में आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण के संदेश को आरएनए में GCAU लिप में अनुलिपीकरण की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं अथवा ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यानी ये जो ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन है, इसको किसमें अनुलिपीकरण किया गया है? ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल में, यानी थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ गया है। इसी क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहा जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप डीएनए अणुओं के विशेष खंडों पर आरएनए अणुओं का संश्लेषण होता है। और आपको बता दें, अनुलेखन जो होता है ये कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर, और अनुलेखन क्रिया कोशिका चक्र की इंटरफेस की
G1 और G2 उप अवस्थाओं में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग। और हारोविज, वीज तथा स्टीवेंस नामक 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों ने आरएनए संश्लेषण प्रक्रिया की खोज की थी। यानी अनुलेखन की खोज किसने की? हारोविज, वीज और स्टीवेंस ने की थी। अनुलेखन की क्रिया में प्रयोग होने वाली आवश्यक सामग्री अगर देखा जाए तो देखिए, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा कारक होता है। देखिए आपको बता दें, अगर अनुलेखन क्रिया कैसे होती है इसकी कार्यविधि जानना चाहते हैं तो चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी सामग्री होगी? आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा कारक, डीएनए का सांचा, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी और साथ ही साथ Mg++ और Mn++, इतनी सारी चीजों की आवश्यकता होती है। इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, साधारण जुकाम पर टिप्पणी लिखिए। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न में 2 नंबर का है तो कितना लिखें और कैसे लिखें। तो देखिए डालेंगे यहाँ पर उत्तर संख्या 3 का गा, और यहां भी आप 3 का गा डाल सकते हो, स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। हेडिंग डालेंगे साधारण जुकाम और लिखेंगे जुकाम अति संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है। जो जुकाम है ये अति संक्रामक रोग है और संक्रमित व्यक्ति के छींकने और नाक से निकले स्राव से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। अगर वो छींकता है, कोई स्वस्थ व्यक्ति सामने है तो उसको हो जाएगा। जुकाम से संक्रमित व्यक्ति जब गंदे हाथों से बर्तन, पुस्तक, कलम, कंप्यूटर, दरवाजों के हैंडल आदि को छूता है तो इन वस्तुओं को प्रदूषित कर देता है। यानी जिसको जुकाम है, अगर इन चीजों को छूता है तो वहां भी वो रोगाणु लग जाएगा और इस तरह से उनको संक्रमित कर देगा। और फिर यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इन वस्तुओं को छूता है तो उसे भी यह रोग हो जाएगा। इस तरह से फैलता है, इसका स्प्रेडिंग होती है इसकी। फिर अगला है, जुकाम के प्रमुख लक्षणों में नाक का बंद होना, सांस लेने में परेशानी होना, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, खांसी, सिर दर्द, थकान आदि हो सकते हैं। जुकाम बिना किसी दवाई के भी ठीक हो सकता है 3 से 7 दिनों में, लेकिन आप चाहें तो दवाई भी ले सकते हैं। इतना लिख देंगे और आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त प्रजाति से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का ये भी है। आइए देखते हैं इसमें कितना लिखें और कैसे लिखें। तो देखिए हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 3 का घा। आप चाहें तो यहाँ भी 3 का घा डाल सकते हैं। डालिए विलुप्त प्रजाति, ऐसे जीवधारी जो पहले किसी स्थान विशेष में पाए जाते थे लेकिन अब वर्तमान में वे अपने प्राकृतिक स्थानों से लुप्त हो गए हैं, उन्हें विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। यानी पहले पाए जाते थे और अब नहीं पाए जाते हैं तो उसे ही विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। और जीव जातियों की विलुप्तता के कई कारण होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला है मानव द्वारा वनों की कटाई, क्योंकि मानव वनों को काट रहा है, इसकी वजह से जो जीव जातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं। और फिर मानव द्वारा भोजन व सुरक्षा के लिए अतिदोहन, वनों का जो अतिदोहन हो रहा है, जो प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है, ये भी विलुप्तता का एक प्रमुख कारण है। प्रदूषण भी विलुप्तता का कारण है। बाढ़, सूखा, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, ये भी विलुप्तता के कारण होती हैं। विदेशी जातियों का अतिक्रमण भी विलुप्तता का प्रमुख कारण है। फिर आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वन्य जीवन संरक्षण हेतु वैधानिक उपाय बताइए। तो देखिए हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 3 का अंगा, क्योंकि 3 का अंगा था ये, और लिखेंगे वन्य जीवन संरक्षण के लिए कई वैधानिक उपाय हैं। जैसे वन्य जीवन संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, जो भी नियम बनाए गए हैं उनका हम पालन करें कठोरता से। फिर अगला है, वन्य जीवन संरक्षण के लिए जन चेतना अभियान के द्वारा सबको जागरूक करना चाहिए। और संकटग्रस्त, सुवेद, दुर्लभ पौधों को उचित संरक्षण देना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, वन्य जीव अभयारण्य, जीवमंडल यानी बायोस्फीयर आदि के द्वारा भी वनों को संरक्षित करना चाहिए। फिर अगला है, जंतु उद्यान एवं वनस्पति उद्यान के आदि के द्वारा भी जीवों को संरक्षित करना चाहिए। फिर अगला है, जंतु उद्यान और वनस्पति उद्यान के द्वारा भी इसको संरक्षित करना चाहिए। वैधानिक उपाय है। फिर इतना लिख देंगे, नंबर आपको मिल जाएंगे। परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां लिखिए। देखिए 3 नंबर का है, अब आपको उससे थोड़ा और ज्यादा लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कितना लिखें और कैसे लिखें। तो देखिए हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 4 का, यहाँ भी 4 का डाल लेंगे और लिखेंगे परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां, और लिखेंगे अंडाणु का निषेचन रोकने के लिए
कई प्रकार की यांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कंडोम, योनिधानी, डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी, कॉपर टी। ये सब क्या है? यांत्रिक विधियां होती हैं। कंडोम है, योनिधानी है, डायाफ्राम है, ग्रीवा टोपी है, कॉपर टी है। अब इसमें से अगर कंडोम की बात की जाए तो यह पॉलीयूरेथेन की बनी एक पतली नलिका जैसी होती है और यह एक सिरे पर खुला रहता है और दूसरे सिरे पर बंद रहता है। इसका प्रयोग करने से पुरुष का जो वीर्य होता है स्त्री की योनि में ना जाकर कंडोम में ही रह जाता है। इसीलिए शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन नहीं होता है। इस प्रकार परिवार नियोजन हो जाता है। अगर योनिधानी की बात की जाएगी तो यह कंडोम जैसी ही होती है और इसका बंद छोर वाला सिरा गर्भाशय की ग्रीवा पर चढ़ा दिया जाता है। खुले छोर वाला सिरा योनि छिद्र के चारों तरफ रहता है। इसे मादा कंडोम भी कहा जाता है। ये इस तरीके की होती है, ये इस तरीके का होता है। देखिए, अगर डायफ्राम की बात की जाएगी तो यह गुंबद के आकार का पतले प्लास्टिक की बनी टोपी जैसा होता है। इसे गर्भाशय की गुहा को बंद करने के लिए गर्भाशय की ग्रीवा पर चढ़ाते हैं। तो ये इस आकार का होता है। इस तरह से इतना लिख देंगे तो 3 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो देखिए, इस तरह से आप शुक्राणु बना लेंगे। तो शुक्राणु बनाने के बाद उसका नामांकन कर देना है। उत्तर संख्या 4 का खा डालेंगे और इस तरह से आप शुक्राणु बना लेंगे। शुक्राणु बनाने के बाद यहाँ हेडिंग भी आपको डालना है कि मानव शुक्राणु की संरचना, और लिखेंगे प्रत्येक शुक्राणु पतला व लंबा होता है। यह उत्तेजित होने पर अपनी पूंछ की सहायता से गति करता है। जिसकी पूंछ होती है इसकी सहायता से यह गति करता है। शुक्राणु में 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? सिर वाला भाग, दूसरा मध्यखंड यानी ग्रीवा वाला भाग, और तीसरा पूंछ वाला भाग। तो सिर, मध्यखंड और पूंछ हो गया। अब इनके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर का है। तो हेडिंग डालेंगे सिर और लिखेंगे यह चम्मच के आकार का होता है। देखिए, चम्मच के आकार का है या चम्मच की आकृति का है कह लीजिए। इसके बीच में एक केंद्रक होता है, तो बीच में एक केंद्रक है और इसके आगे एक उभार के रूप में एक्रोसोम पाया जाता है। ये जो उभार होता है एक्रोसोम, यही अंडे से जाकर के टच होता है। फिर अब मध्यखंड हेडिंग डालेंगे और मध्यखंड में क्या लिखेंगे? मध्यखंड में लिखेंगे यह सिर की तुलना में पतला और छोटा होता है। इस भाग में 2 सेंट्रियोल होते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया से बना एक स्पाइरल शीथ पाया जाता है। स्पाइरल शीथ होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बनी होती है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ये तेजी से दौड़ पाता है। फिर आप डालेंगे हेडिंग पूंछ और लिखेंगे पूंछ में क्या लिखना है? यह जीवद्रव्य की झिल्ली के रूप में होती है जिसकी मध्य रेखा में एक पतला अक्ष सूत्र होता है और पिछले भाग में केवल नग्न सूत्र होता है। इसे अंतिम भाग भी कहा जाता है। इतना लिख देंगे और आपको पूरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। आइए देखते हैं, 3 नंबर का है तो कितना लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो देखिए, उत्तर संख्या 4 का गा डालेंगे और यहां पर हेडिंग डालेंगे पृथक्करण का नियम। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक युगल के विपरीत लक्षण या कारक युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। युग्मनज में ये लक्षण या कारक पुनः साथ साथ आ जाते हैं, किंतु ये समाप्त नहीं होते और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अब उदाहरण देना था, तो देखिए, मेंडल ने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया कैपिटल टी और एक शुद्ध बौना पौधा लिया स्मॉल टी। ये P1 पीढ़ी हो गई। इनके बीच में क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने पर इन्हें यहाँ पर संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी हो जाएगी। फिर मेंडल ने यहाँ पर स्वपरागण कराया और स्वपरागण कराने के बाद में इन्हें देखिए 3:1 के अनुपात में F2 पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं। 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। ये फिनोटिपिक अनुपात था। फिनोटाइप अनुपात क्या था? 3:1 का, यानी 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा प्राप्त होता है। लेकिन जीनोटाइप अगर देखा तो जीनोटाइप के अनुपात में 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं, यानी 1 शुद्ध लंबा पौधा,
2 संकर लंबे पौधे और 1 शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है। इस तरह से इसकी व्याख्या कर देंगे और आपको 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडली हेलिक्स मॉडल का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं कि 3 नंबर का है तो कितना लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। देखिए डालेंगे हेडिंग उत्तर संख्या 4 का घा और 4 का घा यहां भी डाल लीजिए। लिखेंगे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने सन 1953 में डीएनए अणु की संरचना का त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल के अनुसार, अब इधर आप चित्र भी बढ़िया से बना लेंगे त्रिविम मॉडल वाली, और फिर इसके बाद पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखिए अच्छा रहेगा। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। देखिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कौन से, एक ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और दूसरी ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या श्रृंखलाओं का बना होता है जो एक अक्ष के चारों तरफ सर्पिलाकार क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहता है। और इस प्रकार डीएनए अणु 2 हेलिक्स का होता है, एक ये और दूसरा ये, डबल हेलिक्स हो गया। दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं ये। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शर्करा के कार्बन अणु 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में तथा दूसरी के, अब ये मान लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ 3 लिख दीजिए उसी वाली रो में, और इसमें यहाँ पर 3 लिखेंगे तो उधर वाले में 5 लिख देंगे, इस तरह से हो जाएगा। अब तो वही चीज कहा गया है कि कार्बन के 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में तथा दूसरी के 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा में होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक कुंडलिनी में अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। फिर अगला है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस क्षारक डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोज शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल का एक अणु पाया जाता है। तो ये नाइट्रोजनस क्षारक जुड़े हुए हैं, प्रत्येक कुंडलिनी में नाइट्रोजनस क्षारक जुड़े होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के रूप में क्रमबद्ध होते हैं, सब न्यूक्लियोटाइड ये होते हैं। फिर अगला है, एक चेन के सभी न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अणु फास्फेट अणु द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। अगर पूरी इसकी जानकारी डिटेल से चाहते हैं चित्र सहित तो आप हमारे चैनल में जाकर के डिटेल से समझ भी सकते हैं इसको। फिर अगला पॉइंट है, दोनों हेलिक्स के न्यूक्लियोटाइड भी परस्पर जुड़े होते हैं और उनके क्षारकों के बीच में दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिर कुछ पॉइंट और आप इसमें बता देंगे। देखिए लिखेंगे, डीएनए की दोनों चेन में प्यूरीन तथा पिरामिडिन की मात्रा बराबर होती है। जो प्यूरीन है और पिरामिडिन है नहीं, थाइमीन और बराबर एडेनिन और ग्वानिन बराबर साइटोसिन हो जाएगा। एडेनिन व थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। फिर अगला लिखेंगे, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। ये 2 श्रृंखलाएं हैं, इनके बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। और एक ही श्रृंखला के 2 न्यूक्लियोटाइड युगलों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर अगला है, हेलिक्स का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम के अंतर पर पूरा होता है। जो एक चक्कर होता है ये पूरा चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम पर पूरा होता है। और डीएनए अणु की पूरी लंबाई में दीर्घ खांचे, कहीं कहीं पर देखिए दीर्घ खांचे होंगी, गहरी खांच जो होती है कहीं कहीं पर कम गहरी खांच होती है। तो गहरी खांच को दीर्घ खांच और कम गहरी खांच को लघु खांच कहा जाता है। इतने पॉइंट लिख देंगे, आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, आमातिसार और दाद पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए देखते हैं 3 नंबर का है तो कितना लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो देखिए उत्तर संख्या 5 का डालेंगे और लिखेंगे, आमातिसार यह रोग अशुद्ध जल के पीने से होता है, गंदे जल को पीने से होता है। यह एंटमीबा नामक सूक्ष्म रोगाणु से उत्पन्न हो जाता है। इसे पेचिस या अमीबिएसिस रोग भी कहा जाता है आमातिसार को। इसमें पेट में ऐंठन होती है और बार बार दस्त होने लगते हैं, रक्त के साथ आंव भी आने लगता है। इस रोग के उपचार के लिए तुरंत किसी योग्य चिकित्सक को दिखाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से? गंदगी की रोकथाम करके, जल की शुद्धता बनाए रखकर, खाने पीने की चीज़ों को स्वच्छ रखकर, रोगी का पृथक्करण करके यानी रोगी को अलग रखकर, रोगी को मेट्रोजिल, ट्राइडेजाल और डिपेंडाल दवाएं दे करके। अब दूसरा था दाद, तो हेडिंग डालेंगे दाद और लिखेंगे यह त्वचा संबंधी रोग है। इसे रिंगवर्म भी कहते हैं। यह रोग ट्राइकोफाइटान माइक्रोफोस्पोरम नामक फंजाई से होता है। जो 2 कवक होते हैं इनके द्वारा दाद या रिंगवर्म हो जाता है। इस रोग में त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं जिसमें खुजली होती है। फंजाई के स्पोर मिट्टी में, हवा में, नम तौलिया
वह कपड़ों पर उग जाते हैं और इस प्रकार ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। इतना लिख लेंगे और आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ये अगला क्वेश्चन है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रत्यक्षा में अंतर लिखिए। तो सक्रिय प्रत्यक्षा और निष्क्रिय प्रत्यक्षा में अंतर मेरे चैनल वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से अच्छे से इसको समझ सकते हैं। फिर अगला है, एस्केरियासिस रोग क्या है? मनुष्य में इसके संचरण और नियंत्रण के बारे में बताइए। जो एस्केरियासिस रोग है ये एस्केरिस कृमि के द्वारा होता है, एस्केरिस कृमि के द्वारा होता है। और जो एस्केरिस होती है ये मनुष्य की आंतों में जाकर के चिपक जाती है और आंतों में घाव कर देती है, मनुष्य का रक्त भी चूसने लगती है। और ये इसका संचरण कैसे होता है, तो इसकी पूरी लाइफ साइकिल मेरे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। फिर अगला है, मनुष्यों में रोगजनक किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? रोगजनक क्या है? जीवाणु जो होता है, जो बैक्टीरिया, इसी को जो विषाणु होता है, यानी बैक्टीरिया और वायरस, फंजाई जो है, ये सब क्या है? रोगजनक होते हैं। जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रोगजनक कहा जाता है। तो किसी न किसी लापरवाही की वजह से, किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इनके बारे में फुल वीडियो अपलोड है, चैनल में जाकर के देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फिर अगला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या है? इस पर टिप्पणी। फुल सिद्धांत चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से देख लीजिए। बीटी फसलें क्या हैं? तो देखिए, बीटी क्या है? बैसिलस थुरिंजिएसिस होता है। ये मृदा में एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जिसे बैसिलस थुरिंजिएसिस कहा जाता है और शॉर्टकट में बीटी कहा जाता है। और इस जीवाणु में एक जैव विष होता है। ये जैव विष जो है ये कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है, जो कीट होते हैं उनको मारता है। इसीलिए इसके इस जीन को निकाल करके विभिन्न प्रकार की फसलें बनाई जाती हैं, जैसे बीटी कपास है, बीटी मक्का है, आदि कई फसलें बनाई गई हैं जिनमें कीट नहीं लगते हैं। फसलें होती हैं वो कीटों से बच जाती हैं। तो इस पर फुल वीडियो देखने के लिए चैनल में अपलोडेड है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर के देख लीजिए। फिर अगला है, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है? देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसी फसलों का विकास किया गया है जो कीड़क प्रतिरोधी हैं, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और उसमें कोई रोग नहीं लगता है, और जहाँ पर ऊसर भूमि है वहाँ भी वो उग जाती हैं। बहुत सारी उपयोगिता है। तो इस पर फुल वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, ट्रांसजेनिक जंतुओं पर टिप्पणी लिखिए। ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं? तो जो पारजीवी जंतु हैं उन्हें ही ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। और ट्रांसजेनिक जंतु ऐसे जंतु जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए गए हैं, यानी जिनके डीएनए पे फेरबदल करके उनको बनाया गया है। जैसे कोई मुर्गी है, कम अंडे देती थी तो उसके उस जीन को बदल दिया गया और बहुत अधिक अंडे देने लगी। जैसे कोई गाय है, कम दूध देती थी तो उसके उस जीन को चेंज करके अधिक दूध देने वाला बनाया गया है। तो इस पर टिप्पणी आप लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर अगला है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के बारे में बताना है और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बताना है। स्वस्थानी संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है? तो स्वस्थानी संरक्षण, जब पौधों को उनके स्थान पर ही संरक्षित किया जाए, जहां पर वे हैं वहीं पर उनको संरक्षित किया जाए, तो स्वस्थानी संरक्षण। और यदि उनको उठाकर वहां से अलग कहीं संरक्षित किया जाता है तो उन्हें बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। फिर अगला है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मादा जनन तंत्र को आप सचित्र बढ़िया से चित्र बना करके उसके बारे में डिटेल से बता सकते हैं। चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जा करके वहां से देख लीजिए। अगर ये नहीं क्वेश्चन करते हैं तो आवृत बीजी पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। आवृत बीजी पुष्प, जो मैंने प्रारूपिक पुष्प की संरचना आपको समझाई है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। हर्शे एवं चेस के उस प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है कि नहीं है, हर्शे और चेस का सिद्धांत इसमें बताना है। फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं करते तो अथवा लगा है, मेंडल के स्वतंत्र अभ्युवन के नियम, यानी जो बीज पर प्रयोग किया था मेंडल ने, उस नियम की व्याख्या करनी। बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करके देख लीजिए। फिर अगला है,
अनुकूलन की परिभाषा लिखिए तथा इसमें से निम्नलिखित को समझाइए। उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान के चूहों में अनुकूलन और पादपों में तापमान संबंधी अनुकूलन। अनुकूलन पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो जैव विविधता पर एक निबंध लिखना है, आप लिख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।